हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बताए गए हैं सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ये पीसीएस प्री या आरओ प्री के लिए या मेंस के लिए ही पूर्ण रूप से पूरा पूरा सब पूरा पूरा एक तरह से किसी भी टॉपिक को कवर नहीं करता है, लेकिन जो भी उस टॉपिक से महत्वपूर्ण बातें हैं इन सबको इसमें शामिल किया गया है। और कई जगह विभिन्न डायग्रामों के माध्यम से इसमें बताया गया है जो कि काफ़ी रोचक हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो इसमें देखते हैं कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जो संवैधानिक विकास था भारत का, कहाँ से कब क्या लिया गया। तो पहले क्या था कि पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम, जो कि पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन था। तो इसमें पहला आया क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 के अंतर्गत ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। और इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम्पे। यहाँ पे दो प्रश्न पूछता है कि उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय किसके अंतर्गत स्थापना की गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम्पे थे। ठीक। और इसी के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। और जिसे पहला कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। अगला आता है कि चार्टर एक्ट 1813। तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। हालांकि ये हुआ नहीं, लेकिन कम से कम इसमें ये कहा गया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। फिर कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। हाँ, जबकि चीन चाय और चीन के साथ व्यापार जारी रहा। फिर उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को इसके अंतर्गत संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद इसी में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। फिर गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। और पहले कौन थे इसमें, तो लॉर्ड मैकाले थे। फिर अगला आता है क्या, चार्टर एक्ट 1853। तब विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। और सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था इसी चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम। हालांकि सबको पता होगा कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुई। उसके बाद से जो भारत का शासन था सीधे तौर पे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। और उसके अंतर्गत जो पहला अधिनियम पारित किया गया वो भारत शासन अधिनियम 1858 था। तो इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय पदनाम दिया गया। और पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था, तो कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे ये। उसके बाद भारत शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। फिर अगला आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसके अंतर्गत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुआ कब, और इसी के अंतर्गत विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी हुई। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। हालांकि पूरक प्रश्न एवं मतदान देने का अधिकार नहीं था। उसके बाद क्या है कि भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। अगला क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1919। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसके अंतर्गत इसको कहा जाता है। और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत प्रांतों में देश शासन की शुरुआत हुई। विषयों को 2 भाग आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांटा गया।
अगला है कि भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसके अंतर्गत केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और केंद्रीय बैंक व संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को 1935 के अधिनियम के माध्यम से भारत से अलग कर दिया गया। सिंध एवं उड़ीसा को उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण किया गया। उसके बाद से 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो भारत आज़ाद हुआ तो संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। तो इस संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। तो इसका गठन कब किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। और ये कैबिनेट मिशन आया कब था? तो ये 1946 में आया था और इसमें 3 सदस्य थे और सदस्य संख्या इसमें कितने थे? तो 389 थे। ब्रिटिश भारत से कितने संख्या थी? तो 296 थी। देशी रियासतों से कितने थे? 93 थे। और उसके बाद महिला सदस्य कितने थी? तो 15 थे। और इसका प्रथम बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चूज किया गया। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो B.N. राव थे। फिर इसका उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। पेशकर्ता कौन थे? तो इसके जवाहरलाल नेहरू थे। और पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को हुआ। यहाँ से 3-4 बातें एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में क्या जाना गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव ही आज प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। और इसको पेश किसने किया था? तो 13 मतलब कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसको पेशकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और ये कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को। और संविधान सभा के प्रमुख समिति या उनके अध्यक्षों से देखेंगे तो किस कौन से महत्वपूर्ण समिति के कौन से अध्यक्ष हैं? तो संघ समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर उसके बाद आता है नियम समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की समिति कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर प्रारूप समिति गठन जिसका 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद भारत के संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, अर्थात भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही कुछ प्रावधान को लागू कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इसके निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। और जबकि वर्तमान में देखा जाए तो इसमें 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और लगभग 465 अनुच्छेद हैं। अगला है कि भारत के संविधान का स्रोत, अर्थात भारत के संविधान के निर्माण में किन देशों से कौन सी प्रावधान को लिया गया है? तो उसका देखते हैं। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया? तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन। अगला है कि विधि का शासन। यहाँ पे जो आर्टिकल 14 में दिया गया ना कि विधि की समझ समता और विधियों का समान संरक्षण, उसी के जो विधि के समझ समता जो है ये विधि के शासन से ही आया है और ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके पास देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा प्रावधान लिए गए थे? तो मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना, राष्ट्रपति व महाभियोग जो कि आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है, फिर उपराष्ट्रपति का पद और विधियों का समान संरक्षण। फिर कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था? तो संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। तो इतने प्रावधान आयरलैंड से लिए गए थे। जर्मनी से क्या लिया गया? तो आपातकाल। सोवियत संघ से तो मूल कर्तव्य।
जो कि 42वें संविधान मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1946 के माध्यम से जोड़ा गया था। ये जब संविधान लागू हुआ तो उस समय मूल कर्तव्य संविधान में नहीं था। फिर दक्षिण अफ्रीका से देखिए क्या लिया, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया। जापान से क्या लिया गया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में थोड़ी सी टॉपिक मतलब थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो इसमें भारत होगा क्या, तो भारत के बारे में बताया गया है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात इसके जितने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि इसके जितने भी मतलब निर्णय होंगे किसी बाहरी देश के दबाव में नहीं होंगे, खुद के इसके जितने भी निर्णय होंगे खुद के निर्णय होंगे। और ये और न ही ये किसी दूसरे देश मतलब दूसरे के राज्यों में या दूसरे के देशों में हस्तक्षेप करेगा। और जो अगला शब्द है क्या, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अर्थात कि सभी धर्मों को समान इसमें आदर दिया गया। लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य अर्थात कि जो भारत के जो उच्चतम पद होगा, ठीक है, वो कोई वंशानुगत नहीं होगा, जबकि वो निर्वाचित होगा। जैसे कि राष्ट्रपति को चूज किया जाता है, वो वंशानुगत नहीं है। फिर न्याय के बारे में देखें, इसमें कितने प्रकार के न्याय के बारे में कहा गया है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये प्रश्न यहाँ से बहुत बार पूछता है कि इसमें कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात किया गया है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, समता क्या है, तो वही यही है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात 5 प्रकार के स्वतंत्रता। उसके बाद समता के तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए शब्द तो समाजवादी थे, पंथ निरपेक्ष और अखंडता थे। ये 3 शब्द जो हैं उस मूल प्रस्तावना में नहीं थे और इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। फिर केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा था। फिर के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। और राष्ट्रीय प्रतीक, तो राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में देखेंगे तो सारनाथ सिंह, जो कि अशोक के सिंह की अनुकृति है। उसके बाद राष्ट्रीय गान क्या है, तो जन गण मन अधिनियम, जो कि बंकिम चटर्जी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रगीत क्या है, तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन है। और राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो हाथी है। और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देखें तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। इतनी बातें यहाँ से महत्वपूर्ण हैं। और एक प्रश्न पूछता है कि नए राज्यों का गठन कब कब किया गया, तो पहला नया राज्य गठन किया गया आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1993 को। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन गठन किया गया, किस राज्य का गठन किया गया, तो पहला भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश था। उसके बाद गुजरात को 1 मई 1960 को, फिर नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को, मणिपुर 21 जनवरी 1972 को और मेघालय 21 जनवरी 1972, फिर त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम 22 फरवरी 1987 और अरुणाचल प्रदेश 22 फरवरी 1987। फिर गोवा का गठन कब किया गया, तो गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014, जो कि वर्तमान में वर्तमान कर रहे हैं सबसे नज़दीक में सबसे अंतिम में गठन किया गया किसका, तेलंगाना का, जो 2 जून 2014 को। और राज्यों के गठन के महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश 1953 है। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग गठन कब किया गया, तो 1953 में हुआ और इसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसके 2 अन्य सदस्य थे के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुजरू। यहाँ से 2 प्रश्न पूछता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, कब गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे और कौन से 2 अन्य सदस्य थे। ठीक, अगला है कि उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था।
फिर कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। उसके बाद सीधे आते हैं मूल अधिकार, जो कि 12 से 35 से संबंधित हैं। ठीक, तो समता का अधिकार क्या दिया है, तो समता का अधिकार 14 से 18 के बारे में। हालांकि 2 आर्टिकल और है इसके पहले, 12 और 13। तो 12 के बारे में बता दें कि इस 12 में इसमें राज्यों को परिभाषित किया गया है, क्योंकि जो भी मूल अधिकार मिलते हैं हमको राज्यों के विरुद्ध ही प्राप्त होते हैं। हाँ, तो इसमें आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया और 13 में ये कहा गया है कि कोई भी मूल अधिकार जो मतलब कानून के द्वारा कोई भी ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो मूल अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो तो वो शून्य माने जाएंगे, अर्थात वो लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 13 में यह बताया गया है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 के अंतर्गत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 23 से 24 के अंतर्गत है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अनुच्छेद 32 से 35 है। मोटा मोटी ये है कि संविधान में कौन से आर्टिकल में क्या क्या मतलब कहाँ से क्या है। और मूल अधिकार से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। फिर मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। ये रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। उसके बाद उत्प्रेषण। अगला एक राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। किस आर्टिकल के तहत, तो 358 के अंतर्गत। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, अनुच्छेद 358। और यहीं पे 359 ये कहा गया है, 359 के अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति शासन लगता है, आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति चाहे तो सारे मौलिक अधिकारों को मतलब निष्क्रिय कर सकता है आपातकाल के समय, लेकिन आर्टिकल 20 व 21 को निष्क्रिय नहीं कर सकता है। ठीक, उसके बाद राज्य के नीति निदेशक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो इसका उपबंध संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36-51 के अंतर्गत किया गया है और यह गैर वादी योग्य है, अर्थात न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। फिर आता है उसके बाद मूल कर्तव्य, जो कि आर्टिकल भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क तक है, 51 क में है। तो इसको स्वर्ण शिक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, और प्रारंभ में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी, और वर्तमान में कितने हैं, तो 11। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने एक प्रश्न ये भी पूछता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, तो स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन जोड़ा कितना गया, 10, और वर्तमान में कितने हैं, तो 11। और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, और जिसमें 6 से 14 वर्ष के प्रतिपाल्य के अर्थात जो भी 6 से 14 वर्ष के जो अभिभावक होंगे उनके लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के माता पिता या संरक्षक के कर्तव्य का प्रावधान होगा। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, एक अलग से टॉपिक है। ये देश का प्रथम नागरिक होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और तीनों सेनाओं का भी सेनापति होता है। ठीक, यहाँ राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसका निर्वाचन का होता है, तो एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, और इसमें निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, फिर राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। अर्थात इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों या लोकसभा के। त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। पदावधि कितना है, तो 5 वर्ष है। हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा, जो कि आर्टिकल 61 में बताया गया है। और एक मिनट,
हाँ, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए इनको, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। हालांकि ये कोई प्रावधान नहीं कि इसको जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए वहाँ पे ये प्रावधान है कि वो जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लाया गया है और लाया जाता है किसमें? तो ये किसी भी सदन में, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में महाभियोग लाए जा सकते हैं। पारित होगा तो दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। उसके बाद से उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके चुनाव में, निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालियों से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें जो राज्यों के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति कई बार निर्वाचित किया जा सकता है। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो। अगला है कि कैबिनेट मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट, इसमें शामिल कौन होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में? तो राज्य प्रधानमंत्री, कैबिनेट और राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। नियुक्ति कौन करता है केंद्रीय मंत्री? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। और इसका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। हटाया जा सकता है कैसे? तो लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। और इसका आकार कितनी चाहिए मंत्रिमंडल का? तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये किस संवैधानिक संशोधन में लाया गया? तो 91 संवैधानिक संशोधन में इसका प्रावधान किया गया। और ये जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद महान्यायवादी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण है बातें हैं। तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अर्थात 76 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। और नियुक्तिकर्ता कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। योग्यता क्या होनी चाहिए? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता है। और संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, किंतु ये मतदान का अधिकार नहीं रखता है। अर्थात संसद की कार्यवाही या बैठकों में भाग ले सकता है महान्यायवादी, लेकिन ये मत नहीं दे सकता है। और भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। ये किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध ये सुनवाई नहीं कर सकता है। फिर इसका कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत समानतः कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। और ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार भी होता है। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि इसके बारे में आर्टिकल 148 के में बताया गया है। और इसकी भी नियुक्तिकर्ता कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। कार्य क्या होता है? तो केंद्र तथा राज्यों सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करता है। और ये रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का ये पात्र नहीं होता है। उसके बाद संसद के बारे में देखते हैं। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जा सकता है, लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहा जाता है, और राष्ट्रपति। और इसका गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। प्रथम बैठक इसका 13 मई 1952 को हुआ। और उच्च सदन ये अस्थाई सदन है। और सदस्यों की संख्या इसमें कितनी होती है? निर्धारित कितनी है? तो 250 है, जिसमें 238 निर्वाचित हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं। और वर्तमान में देखा जाए तो इसमें 245 सदस्य हैं, जो कि जिसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है। और सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। अर्थात राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए कितने वर्ष हैं? तो 30 वर्ष। और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति, अर्थात राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति ही होता है।
और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रथम सभापति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अर्थात यहाँ ये देख सकते हैं, प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। उसके बाद से लोकसभा से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसको निम्न सदन कभी कहा जाता है और ये अस्थायी सदन है, और इसमें निर्वाचित सदस्य को प्रावधान कितना किया गया है? तो 550, 530 राज्यों से और 20 संघ राज्य क्षेत्रों से। वर्तमान में 543 सदस्य हैं, जो 524 राज्यों से और 19 संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। संघ सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। अर्थात लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए कितने वर्ष न्यूनतम होने चाहिए? 25 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है इनका? तो 5 वर्ष होता है। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। और उसके बाद है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अर्थात आर्टिकल 108 के बारे में बताया गया है कि सदनों के संयुक्त बैठक के बारे में आर्टिकल 108 में बताया गया है। जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति होती है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और अभी तक मात्र 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। और इसको आहूत करता है, अर्थात बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है इसका, संयुक्त अधिवेशन का? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। विधेयक पारित होता है क्या? तो साधारण बहुमत से। नहीं बुलाई जा सकती इसमें तो संविधान संशोधन विधेयक की दशा में, अर्थात संविधान संशोधन का जो विधेयक होगा उसके बारे में संयुक्त अधिवेशन को बुलाया नहीं जा सकता है। और अब तक कितनी बार बुलाई गई है? तो 3 बार बुलाई गई है। धन विधेयक के बारे में देखें तो धन विधेयक को आर्टिकल 110 में बताया गया है। और निर्णय कौन करता है कि ये धन विधेयक या वित्त विधेयक है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। पेश कहाँ किया जाता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और राज्यसभा इसको कितने दिनों तक रोक सकती है? तो अधिकतम 14 दिनों तक इसको रोक सकती है। और वित्त समितियां, अर्थात कुल कितनी समितियां हैं? तो प्राक्कलन समिति देखें तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, जो कि केवल लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं, और ये केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, और जो ये सबसे बड़ी समिति होती है। उसके बाद आते हैं लोक लेखा समिति। तो इसमें भी कुल सदस्य 22 होते हैं, जो राज्य लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। लोक उपक्रम समिति, तो इसमें कुल सदस्य 22 होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। और भारतीय न्यायपालिका के बारे में देखें तो न्यायपालिका एकीकृत न्याय प्रणाली है, जिसके टॉप पे क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। उसके नीचे क्या है? तो उच्च न्यायालय। राज्यों में उच्च न्यायालय। उसके बाद से नीचे देखा है तो अधीनस्थ न्यायालय है। और उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो ये आर्टिकल 124 में इसके बारे में बताया गया। और इसका गठन कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? अर्थात ये अवकाश कब लेते हैं? तो 65 वर्ष की आयु में ये अवकाश लेते हैं। और न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता क्या होनी चाहिए? अर्हता, तो भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, उच्च न्यायालय ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, और राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। नियुक्ति कौन करता है इसकी न्यायाधीशों की? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। कोलेजियम के सिफारिश पर। कोलेजियम में कौन कौन शामिल होते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। अर्थात इनकी जो भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कोलेजियम के माध्यम से होती है। और राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है न्यायाधीशों को? तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। और इनको हटाया कैसे जा सकता है? न्यायाधीशों को हटाया कैसे जा सकता है? तो सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। उसके बाद आता है क्या? तो उच्च न्यायालय।
उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 214 में बताया गया है। और उच्च न्यायालय की वर्तमान संख्या कितनी है, तो 25 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, और यहाँ भी कोलेजियम की सिफारिश के माध्यम से ही होता है। न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल, अर्थात जिस राज्य में उच्च न्यायालय होगा उस वहाँ के राज्यपाल इनको शपथ दिलाते हैं। न्यायाधीश नियुक्ति की अर्हता, तो भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद का धारण कर चुका हो, और किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। और इनकी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति अर्थात अवकाश ग्रहण करने की आयु क्या होती है, तो 62 वर्ष होती है। और न्यायाधीशों को हटाया कैसे जा सकता है, तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। और अगला टॉपिक देखें तो राज्यपाल से संबंधित मुख्य बातें क्या हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। पदावधि क्या होती है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और ये सामान्यतः 5 वर्ष तक होते हैं। शपथ ग्रहण, तो ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। अर्हता अर्थात योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए मात्र 2 योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और हालांकि सरकारिया आयोग जो 1983 में आया था, राज्यपाल से संबंधित मतलब किसको राज्यपाल नियुक्त किया जाए, बहुत कई बातों को जिक्र किया था, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो वर्तमान में मात्र 2 ही योग्यता है राज्यपाल के लिए, तो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उसके बाद आता है राज्य मंत्री परिषद, तो इसका जो प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होते हैं। और नियुक्ति करता है वो शपथ प्रदाता कौन होते हैं, तो ये इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और शपथ भी राज्यपाल दिलाते हैं। कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है अधिकतम 6 माह तक। हालांकि इसका आकार कितना होना चाहिए मंत्रिपरिषद का, तो राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15%, किंतु इसमें 12 से कम नहीं होनी चाहिए। और मंत्रिपरिषद किसको त्यागपत्र देते हैं, तो ये राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। उसके बाद राज्य की महाधिवक्ता के बारे में, तो इसके बारे में आर्टिकल 165 में बताया गया राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। और ये राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, वैसे ही राज्यों में एक महाधिवक्ता भी होते हैं। और इनका कार्यकाल जो होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। और नियुक्ति करता है, अर्थात कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल करते हैं नियुक्त। उसके बाद राज्य विधानमंडल के अंग, तो राज्य विधानमंडल में भी 3 सदस्य मतलब 3 भाग होते हैं, एक राज्यपाल का, एक विधानसभा और विधान परिषद, जिस राज्यों में विधान परिषद हो। तो विधान परिषद के बारे में देखें तो सदस्यों की अर्हता अर्थात योग्यता क्या होनी चाहिए विधान परिषद के लिए, तो भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और सीटों की संख्या क्या है, तो अधिकतम सीटों की संख्या विधानसभा में 500 है और न्यूनतम 60 है। हालांकि सिक्किम में कुछ अपवाद स्वरूप भी राज्य हैं, जैसे कि सिक्किम में 32 राज्य विधानसभा सदस्य हैं और गोवा तथा मिजोरम में 40 सदस्य हैं। और सदस्यता समाप्त हो सकती है कब, तो सदन की बैठकों से बिना अनुमति लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो। सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि 403 है सदस्य हैं। और न्यूनतम सीटों वाला राज्य कौन है, तो ये सिक्किम है, जहाँ पर 32 सदस्य हैं बस। उसके बाद विधान परिषद के बारे में देखें थोड़ा सा, तो सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, तो अधिकतम राज्य विधानसभा की कुल संख्या का 1/3, अर्थात जितने भी विधानसभा में सदस्य होंगे उस राज्य में विधान परिषद में उसके कुल सदस्यों के 1/3 होंगे, लेकिन न्यूनतम 40 से कम भी नहीं होंगे। और विधान परिषद युक्त राज्य, तो विधान परिषद देखें तो कुल 6 राज्यों में इस समय वर्तमान में है। पहले कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में है जिसमें 100 सीटें हैं, बिहार में है तो 58 सीटें हैं, महाराष्ट्र में है तो 78 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं, तेलंगाना में 60 सीटें हैं। और ये एक अस्थाई सदन है,
और सदस्यों की योग्यता अर्थात भारत, इसमें अर्हता क्या होनी चाहिए थी, भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। उसके बाद पंचायती राज प्रणाली से कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। तो पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। और पंचायती राज प्रणाली में कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। और इसका स्तर क्या है, तो स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड ब्लॉक स्तर पर खंड पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत है। और इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जबकि इसको संवैधानिक दर्जा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया था, जो कि लागू कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक। और स्थानीय शासन, जिसकी लॉर्ड रिपन को इसके बारे में जनक माना कहा जाता है। और स्थानीय शासन क्या है, तो राज्य सूची का विषय है। फिर आता है नगरीय शासन प्रणाली, तो इसमें कुल कितने विषय हैं, तो 18 हैं। पंचायती राज प्रणाली में कितने थे, तो 29 थे। और नगरीय प्रणाली में कितने हैं, तो 18 विषय हैं। और इसको भी संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया, जो कि 1 जून 1993 से लागू हुआ। और इसका स्तर देख तो नगर पंचायत है, नगर पालिका है और नगर निगम है। संविधान संशोधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो ये भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। तो महत्वपूर्ण तथ्य में ये है कि संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन, परिवर्तन या निरसन कर सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। फिर संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी लेना भी आवश्यक होता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, और इसमें कौन कौन से प्रावधान आते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र और राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, जीएसटी, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन है। 1 मिनट, कहाँ गया। उसके बाद जीएसटी परिषद। फिर 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 368 में, संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी देने के लिए बाध्य है, अर्थात संविधान संशोधन पे राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य है। उसके बाद आता है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन के बारे में हम लोग देख चुके हैं। और फिर पंचायती राज प्रमुख समितियां, अर्थात पंचायती राज से संबंधित कौन कौन से समितियां का कब गठन किया गया। तो पहला समिति थी जो बलवंत राय मेहता, और इन्हीं बलवंत राय मेहता को पंचायती राज समिति का शिल्पीकार भी कहा जाता है। एक प्रश्न पूछता है कि पंचायती राज समिति का शिल्पीकार किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को। और इसका गठन 1957 में हुआ था। और इन्होंने सुझाव क्या दिया था, तो ये त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था, जिसमें राज्य प्रणाली में ग्राम स्तर पर ग्राम स्तर पर मतलब ग्रामीण स्तर पर ग्राम होगा, ब्लॉक स्तर पर खंड पंचायत अर्थात जिला पंचायत, और जिला स्तर पे जिला पंचायत होगा। उसके बाद आया अशोक मेहता समिति, जो 1977 में आया था। और इन्होंने प्रमुख सुझाव क्या दिया था, तो ये द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के बारे में सुझाव दिया था, जिसमें खंड पंचायत और जिला पंचायत। फिर इसके बाद 1985 में जीवीके अर्थात जीवी केशव समिति का गठन किया गया। और फिर 1986 में लक्ष्मी
सिंघवी समिति का गठन किया गया और पंचायती राज को और लक्ष्मी मल सिंघवी की समिति के द्वारा ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी देने का प्रावधान मतलब सुझाव दिया गया था। उसके बाद पीके थुंगन समिति 1988 में आया। और पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, अर्थात जो पंचायतों का चुनाव होता है या नगरों का नगर निकाय का, इसका चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और इसमें सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 1/3 हैं। कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है और रिक्त सीट पर चुनाव 6 माह के भीतर कराना आवश्यक होता है। हालांकि जब चुनाव और जो मतलब उसका कार्यकाल 6 माह ही बचा हो तो वहाँ चुनाव कराना आवश्यक नहीं होता है। और वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायती राज नहीं है। तो इसको हम याद करने का एक तरीका है कि NMM अर्थात नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक, उसके बाद थोड़ा एक टॉपिक आता है वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है। और इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पे। और ये कार्य क्या करता है? कार्य या सुझाव देना। तो संघ और राज्य के मध्य करों में बंटवारा करने के संबंध में सुझाव देते हैं और राज्यों को अनुदान की सहायता के संबंध में भी सुझाव देते हैं। वित्त आयोग एवं अध्यक्ष, तो पहला अध्यक्ष इसके कौन थे? तो केसी नियोगित हैं। 12वां अध्यक्ष कौन थे? तो 12वां डॉक्टर सी रंगराजन, 13वां डॉक्टर विजय केलकर, 14वां डॉक्टर वायु रेड्डी और 15वां NK सिंह थे। और संरचना के बारे में देखें तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। और राष्ट्रपति ये रिपोर्ट किसको देते हैं? तो ये राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी, मतलब ये रिपोर्ट जो होते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो उसका इनके जो सलाह होते हैं वो मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। फिर आता है एक निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं तो इसके गठन का प्रावधान 324 आर्टिकल 324 में किया गया है। और 61वें और ये एक मिनट, और ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है कब मतलब बना क्या है, बना कैसे है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना है। और ये प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो BS रमादेवी थी। और इनके वेतन व भत्ते जो भी दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। और ये संघीय निधि से इनको वेतन व भत्ते दिया जाता है। और इनकी नियुक्तिकर्ता कौन होता है? तो राष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्रपति इन मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। और मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब? तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और मतदान का अधिकार क्या है? तो एक मतदान का अधिकार हमारा एक विधिक अधिकार है। और ये जो मुख्य निर्वाचन आयोग है किसका मतलब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है किसका किसका चुनाव कराता है? तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा, राज्यसभा का और विधानसभा व विधान परिषद का। और जो पंचायती राज्य का चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और आपात उपबंध जो कि भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में दिया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में है? तो 352 में है। और कितने बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है, 1962 में, 71 में और 1975 में। और कारण क्या होना चाहिए? तो युद्ध होना चाहिए, वायु आक्रमण होना चाहिए और सशस्त्र विद्रोह। हालांकि 44वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह की जगह पर आंतरिक अशांति कर दिया गया था। ठीक है। और इसके जो आपात उपबंध की जो घोषणा करता है कौन करता है? तो राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर करते हैं। एक प्रश्न पूछता है कि कैबिनेट का जो मतलब कहाँ कैबिनेट के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? तो यहीं पे 352 के में बताया गया है कैबिनेट के बारे में। और वित्तीय आपात के बारे में आर्टिकल 360 के में बताया गया। और वित्तीय आपात अभी तक लगा नहीं है। आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के द्वारा अनुमोदन,
तो राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर। फिर राष्ट्रपति शासन में वित्तीय आपातकाल की दशा में तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 बताया गया। कारण क्या होनी चाहिए? तो राज्य का संवैधानिक तंत्र विफलता। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन के बारे में देखते हैं। तो पहला संवैधानिक संशोधन कब आया था? तो 1991 में आया था, जो कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया था। फिर 61वां संविधान संशोधन 1967 में आया, जिसमें सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। फिर 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तो संसद का यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, और इसी के माध्यम से राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य कर दिया गया। फिर 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया। और फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया, जिसे मिनी संविधान मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से प्रावधानों को शामिल किया गया था। और इसी में कुछ महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में है। नीति निर्देशक तत्व में कुछ बातें जोड़ी गई, जो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता था, जो अनुच्छेद 39 क में है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 क में था। उसके बाद पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों का रक्षा, जो अनुच्छेद 48 क में है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी है। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और इसके बाद से 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, और ये भी काफ़ी बड़ा संवैधानिक संशोधन था, क्योंकि जितने भी 42वें संविधान संशोधन में अनर्गल बातें या कुछ एक्स्ट्रा बातें की गई थी, उन सभी बातों को इस संशोधन के माध्यम से ख़त्म कर दिया गया। जैसे कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी किया गया था, लेकिन इसमें कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने का और राष्ट्रपति की शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी कर दिया गया। अर्थात राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लौटाने के बाद से भी कोई कानून पुनर्राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5-6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात के उपबंध विषय में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। फिर आता है कि राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता था। और इसी में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधि अधिकार बना दिया गया। फिर 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 आया, जिसमें 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानूनों को जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? तो 18 वर्ष कर दी गई। फिर उसके बाद आता है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1981। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। उसके बाद 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके माध्यम से दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आया। तो संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और इसी में नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया।
फिर मूल कर्तव्यों में 11 मूल कर्तव्यों के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया। फिर 89 मतलब 89वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में आया। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग की व्यवस्था की गई। उसके बाद आता है कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी और राज्य मंत्रिपरिषद का आकार भी विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, किंतु न्यूनतम जो होगी मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। न्यूनतम कितनी होगी? 12 से कम नहीं होगी। अगला आता है कि 92 अर्थात 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 जो कि 2003 में आया था और इसके माध्यम से 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई। इसके साथ 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? तो 22 हो गई। फिर अगला आता है कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसके माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014। तो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई। हालांकि इसे 2015 में ही उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया। फिर 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। तो भारत बांग्लादेश के मध्य भूभाग का हस्तांतरण हुआ इसके माध्यम से। फिर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो विभिन्न प्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर प्रणाली की संकल्पना के तहत वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत हुई। फिर 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया और इसी के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS कहलाते हैं कि इनके लिए नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2019 में आया और इसके माध्यम से लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 वर्ष अर्थात 2030 तक बढ़ा दिया गया। फिर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अर्थात लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में जो आंग्ल भारतीयों का जो मनोनयन राष्ट्रपति जी करते थे इनको समाप्त कर दिया गया। फिर 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 इसके माध्यम से राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने व सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया और राज्यों से यह अधिकार 102वें संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया। इस संविधान के कुल भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं और इसमें ये देखेंगे कि कौन से भाग में क्या प्रावधान किया गया है। तो संविधान भाग एक में क्या है? तो संघ और उसकी राज्य क्षेत्र जो अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। फिर भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है जो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आता है। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आता है। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आता है। भाग 4 क में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य हैं जो अनुच्छेद 51 क में आता है। फिर भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया जो अनुच्छेद 52 से लेकर 1 से 51 तक है। फिर भाग 6 में तो राज्यों के बारे में बताया गया है और इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। फिर भाग 7 में क्या है? तो निरसित जो कि अनुच्छेद 238 तक है। भाग 8 में क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र है जो अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायतें हैं जो अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा तक है। उसके बाद भाग 9 क में तो नगर पालिकाएँ हैं। भाग 9 में पंचायतें हैं और भाग 9 क में नगर पालिका हैं जो अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक है।
फिर भाग 9 ख में क्या है, तो सहकारी समितियां हैं, जो अनुच्छेद 243 य ज से लेके 243 य न तक है। फिर भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र बारे में बताया गया। भाग 10 में क्या है, तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया, जो अनुच्छेद 244 से 244 क तक है। फिर भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया, जो 245 से 263 तक है। फिर भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद के में है, जो अनुच्छेद 264 से 300 क तक है। उसके बाद भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, जो कि अनुच्छेद 300 से 1 से लेकर 307 तक है। फिर भाग 14 वाणिज्य एवं समागम संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 14 क में क्या है, तो अधिकरण, जो कि 323 क से 323 ख तक है। फिर भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन है, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। फिर भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो अनुच्छेद 330 और से लेके 342 क तक है। भाग 17 में राजभाषा है, जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। फिर भाग 18 में आपात उपबंध है, जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। ये पूछ देता है कि कौन सा भाग में कौन सा, मतलब इसको मतलब जब भी प्रश्न पूछा है मिलान करने वाला ही पूछता है कि किस भाग में क्या प्रावधान है। तो भाग 19 में देखते हैं कि प्रकीर्णन, जो अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया, जो अनुच्छेद 368 के अधीन आता है। फिर भाग 21 जो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है। फिर भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो अनुच्छेद 393 से 395 तक है। और कुल अनुसूचियाँ के बारे में देखें तो कुल अनुसूचियाँ 12 अनुसूची हैं, और इस 12 अनुसूचियों से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक प्रश्न जरूर पूछता है कि कौन से अनुसूची में कौन से प्रावधान है। तो पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरी में तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा एवं विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा CAG जिसे कै कहते हैं, कै को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते के बारे में। तीसरी अनुसूची में क्या है, तो भारत संघ के प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। हालांकि इसके अंतर्गत 3 लोग नहीं आते हैं, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान अलग से संविधान में बताया गया है। और चौथी अनुसूची में देखें तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में। 5वीं अनुसूची में तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। फिर 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। फिर 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। फिर 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध है। और 11वीं में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व हैं। 12वीं में नगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व हैं। और भारतीय संविधान से कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देखें तो इसमें अनुच्छेद 1 क्या कहता है, संघ और राज्य का नाम, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। हालांकि इसमें जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वही दिया गया है, अन्यथा 395 के एक अनुच्छेद पढ़ते रह जाएं तो केवल पूरे संविधान में केवल आर्टिकल ही पढ़ते रह जाएंगे। तो आर्टिकल 2 में क्या कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। फिर अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का नामों में परिवर्तन। फिर आगे अनुच्छेद 5 तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। 14 में विधि के समता और विधियों का समान संरक्षण। 15 में कहा है धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रावधान। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता। 17 में क्या अस्पृश्यता का अंत, 38 में छुआछूत के बारे में अंत किया गया है। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों की संरक्षण।
और 20 के अंतर्गत आर्टिकल 20 के अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 में प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण, 21 क में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध, और अनुच्छेद 24 कारखाना आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध। फिर अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 29 तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 30 तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, फिर अनुच्छेद 32 तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 39 क में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 में क्या है तो ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रदान, 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 45 में 6 से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा का अधिकार का उपबंध है। फिर अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीव का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में क्या है तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, 51 में क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, 51 का में क्या है तो मूल कर्तव्य। उसके बाद आता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या है तो राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या है तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर अनुच्छेद 58 तो राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और अनुच्छेद 63 तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 64 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। फिर अनुच्छेद 72 में कहा गया राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। फिर और अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। फिर अनुच्छेद 76 तो भारत का महान्यायाधीश के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 78 में संसद का गठन, 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया। फिर अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में। फिर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित अर्थात अध्यादेश के बारे में बताया गया है। अध्यादेश जारी कौन करता है तो राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। अनुच्छेद 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन अर्थात पुनर्विलोकन के अंतर्गत, और जो उच्चतम न्यायालय को लगता है कि कोई मतलब फैक्ट रह निर्णय देने के बाद से कोई फैक्ट रह गया या निर्णय उचित नहीं दिया गया तो इस पर पुनर्विलोकन अर्थात पुनः सुनवाई कर सकता है। फिर अनुच्छेद 143 तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसमें यह है ना कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालयों से सलाह मांग सकते हैं, और इसमें क्या है कि कोई ये सलाह मानना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का बाध्यकारी नहीं है। मतलब उच्चतम न्यायालय के द्वारा बाध्यकारी नहीं है कि राष्ट्रपति जो सलाह मांग रहे हैं उच्चतम न्यायालय उन्हें सलाह प्रदान करेगा ही, और वो सलाह देने के बाद से भी जो राष्ट्रपति पे भी बाध्यकारी नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने जो सलाह दी है वो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। हालांकि इसमें कुछ थोड़ा सा एक अपवाद है कि वो प्रावधान राष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति के द्वारा 1947 के समय रियासतों से संबंधित या बंटवारों से संबंधित या 1947 से पहले जो कानून थे उसके संबंधित कुछ सुझाव मांगे गए हैं, तो वहाँ पे न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देना बाध्यकारी है, अन्यथा कहीं बाध्यकारी नहीं है। फिर अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है। 152 क्या है तो राज्यों का राज्यपाल है। अनुच्छेद 155 क्या है तो राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्या है तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ। अनुच्छेद 163 क्या है तो राज्यों के राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है।
फिर उसके बाद अनुच्छेद 164 क्या है, तो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 165 तो राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 तो राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। अनुच्छेद 200 तो राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति। अनुच्छेद 213 तो विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 226 के अंतर्गत कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। और अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 को तो दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान। और 243 को के बारे में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों का गठन किया गया है। उसके बाद से अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों का आरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 झ में पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 ट में पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 थ अनुच्छेद 243 थ में नगर पालिकाओं का गठन के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 243 य घ में जिला योजना के लिए समिति है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की संसद की शक्ति है। उसके बाद से अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी कराने के लिए विधान। अनुच्छेद 253 है तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। के अंतर उसके बाद आता है 263 तो राज्य अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध किया गया है 263 में। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोकलेख हैं। 267 में भारत की आकस्मिकता निधि। फिर 279 के अंतर्गत माल और सेवा कर परिषद अर्थात जीएसटी काउंसिल। फिर 280 में वित्त आयोग। उसके बाद से अनुच्छेद 300 क में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों के संपत्ति से वंचित न किया जाना संपत्ति का अधिकार। फिर 312 में क्या है अखिल भारतीय सेवाएं। 315 क्या है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लोक सेवा आयोग। 323 क में क्या है प्रशासनिक अधिकरण। 324 में निर्वाचन आयोग। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। उसके बाद 332 में क्या है तो राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। फिर अनुच्छेद 338 में क्या है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और 338 ख में पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। उसके बाद अनुच्छेद 343 में तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। उसके बाद अनुच्छेद 350 क में तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और सुविधाएं। 352 में क्या है तो राष्ट्रीय आपदा की घोषणा युद्ध या वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। उसके बाद से 356 आर्टिकल 356 तो राष्ट्रीय आपात की 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध। 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में है। अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार भी नहीं लगाया गया है। और आर्टिकल 368 में तो संसद के संविधान संशोधन की शक्ति वो प्रक्रिया है। और इसमें इतना ही था। तो इसी के और ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट को भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे हम लोग देख लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिल जाए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।